हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कटारे फार्मेसी डी फार्म की एक और नई वीडियो के अंदर। मेरा नाम है दीपक और मैं आपको पढ़ाऊंगा फार्माकोग्नोसी बिल्कुल स्टार्ट से लेके एंड तक। हमारी जो स्टडी होने वाली है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर होने वाली है। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, आपको पढ़ने में कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा फार्माकोग्नोसी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। तो आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फार्माकोग्नोसी क्या होती है। तो फार्माकोग्नोसी डेफिनेशन हम सबसे पहले जानते हैं। तो फार्माकोग्नोसी इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स। मतलब फार्माकोग्नोसी फार्मेसी की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम क्रूड ड्रग्स की स्टडी करते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, जो कि हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे कि सच एस प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स एंड माइक्रोब्स। जैसे पेड़, जानवर हो गए, एनिमल्स, मिनरल्स यानी खनिज, एंड माइक्रोब्स मतलब सूक्ष्म जीव, इन देयर नेचुरल और अनप्रोसेस्ड फॉर्म, उनकी नेचुरल फॉर्म के अंदर। मतलब फार्माकोग्नोसी फार्मेसी की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम क्रूड ड्रग्स की स्टडी करते हैं जो कि हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलती है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स एंड माइक्रोब्स। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं। तो इट इंक्लूड्स सोर्स, मतलब स्रोत, किस सोर्स से हमें वो ड्रग्स मिल रही है। कल्टीवेशन, कहाँ उनको कल्टीवेट किया जा रहा है। कलेक्शन, उनका संग्रह कहाँ किया जा रहा है, यानी वो कलेक्ट कैसे की जा रही है। उनका आइडेंटिफिकेशन, उनकी पहचान। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, रासायनिक घटक जिसे हम बोलते हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं कि ड्रग्स के अंदर कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आते हैं। थेरेप्यूटिक यूजेस हो गए उनके, यानी औषधीय उपयोग। और लास्ट में जो आता है वो है क्वालिटी कंट्रोल और स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब गुणवत्ता का नियंत्रण और मानकीकरण। इसके बाद में जो हमारा आता है वो है एक ट्रिकी एग्जाम पॉइंट है, जैसे कि फार्माकोग्नोसी नॉट इक्वल टू सिंथेटिक ड्रग्स, ओनली नेचुरल ओरिजिन क्रूड ड्रग्स। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि फार्माकोग्नोसी में लैब में बनाए गए सिंथेटिक ड्रग्स की स्टडी नहीं करते हैं हम। जैसे कि पैरासीटामोल हो गई, एस्पिरिन, मेटफॉर्मिन, इनकी स्टडी नहीं की जाती है फार्माकोग्नोसी के अंदर। बल्कि फार्माकोग्नोसी के अंदर सिर्फ प्राकृतिक स्रोत से मिली कच्ची दवाइयों के बारे में पढ़ा जाता है, जो कि हमें मिलती है, जैसे पशु, पौधे, खनिज और सूक्ष्म जीव, जो कि हमने भी पहले पढ़ा था। तो एग्जाम लाइन के लिए आप ये लाइन याद कर सकते हैं कि फार्माकोग्नोसी डील्स ओनली विद द क्रूड ड्रग्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन एंड नॉट विद सिंथेटिक ड्रग्स। मतलब फार्माकोग्नोसी सिर्फ क्रूड ड्रग्स के साथ डील करता है जो कि नेचुरल ओरिजिन से हमें मिलती है, नॉट विद सिंथेटिक ड्रग्स, और सिंथेटिक ड्रग्स के साथ नहीं। इसके बाद में हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे डिजिटालिस लीफ है, तो ये हार्ट की मेडिसिन बनाने के अंदर काम में लिया जाता है। शिनकोना बार्क है, ये क्विनिन मतलब जो एंटी मलेरियल ड्रग्स होती है उनके फॉर्मेशन के अंदर काम में लिया जाता है। ओपियम लेटेक्स है, वो मॉर्फिन बनाने में यूज में लिया जाता है। और ये डिजिटलिस का प्लांट है, ये जो नीचे दिख रहा है ना इमेज के अंदर, वो ये हार्ट मेडिसिन बनाने के काम में लिया जाता है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं फार्माकोग्नोसी की, जिसके अंदर सबसे पहले आता है एंशियंट पीरियड। तो एंशियंट पीरियड के अंदर ह्यूमंस यूज्ड प्लांट्स एज मेडिसिन सिंस प्रीहिस्टोरिक टाइम्स। मतलब ह्यूमंस प्लांट्स को बहुत पहले से ही मेडिसिन के तौर पे यूज में लेते आ रहे हैं। जैसे नीम हो गया, तुलसी, इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, तो उनको बहुत पहले से एंशियंट टाइम से यूज में लिया जा रहा है। तो लेकिन जैसे जैसे पहले क्या होता था कि जो नॉलेज होती थी वो ओरली होती थी, मतलब नीम को ऐसे करने से ये बेनिफिट मिलेगा, रिटर्न नहीं होती थी कहीं भी। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता गया तो वो जो नॉलेज थी वो ओरली से टेक्स्ट पे लिखी जाने लगी, बुक्स में लिखी जाने लगी। तो इस लाइन का वही मतलब है कि नॉलेज पास्ड ओरली देन लेटर रिटर्न टेक्स्ट। मतलब जैसे जैसे टाइम बीता वो ओरल लैंग्वेज से रिटर्न लैंग्वेज के अंदर ट्रांसफर हो गई। तो इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस किस किस के थे इसके अंदर, क्या क्या है, वो हम आगे पढ़ते हैं। तो जैसे इंडिया है, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया। तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। इसके अंदर बहुत से ड्रग्स के बारे में उनकी नॉलेज सब कुछ लिखा हुआ है। और चाइना के अंदर शेन नुंग पेन ताशो, जो कि 2020 के आसपास आई थी। और ग्रीस के अंदर थियोप्रास्टस है, और ग्रीस के अंदर डियोस्कोराइड्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस थे जो आप याद कर सकते हैं टेबल फॉर्म के अंदर। तो जो फेमस पर्सन्स थे उनके अंदर सबसे पहले आता है चरक संहिता, जिसके अंदर हर्बल मेडिसिन के बारे में लिखा हुआ है।
सुश्रुत संहिता सर्जरी प्लस मेडिसिनल प्लांट्स, मतलब सुश्रुत संहिता के अंदर सर्जरी के बारे में और मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में लिखा हुआ है। शेन नुंग आते हैं इसके बाद में, जिनको फादर ऑफ चाइनीज मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं। थियोप्रास्टस आते हैं 300 बीसी के आसपास, और उन्हें फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है, फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जाना जाता है। डियोस्कोराइड्स आता है, जिन्होंने डी मेटेरिया मेडिका नाम की बुक लिखी थी और इसे 1500 साल तक यूज में लिया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो है मेडिवल पीरियड, जिसके कुछ की फीचर्स है कि इसके अंदर कंट्रीब्यूशन बाय इस्लामिक स्कॉलर्स, इसके अंदर जो इस्लामिक लोग थे उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया काफ़ी हद तक, और ट्रांसलेशन ऑफ हर्बल नॉलेज टू यूरोप, और जो हर्बल नॉलेज थी उसका ट्रांसलेशन किया गया यूरोप के अंदर। तो इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी थी वो थी एविसेना, जो कि एक फेमस इस्लामिक फिजिशियन और फिलोसोफर थे, और इन्होंने एक बुक लिखी थी कैनन ऑफ मेडिसिन, जिसे मेडिकल टेक्स्ट बुक बोला जाता है यूरोप के अंदर। मतलब यूरोप की एक मेडिसिनल टेक्स्ट बुक थी जिसका नाम था कैनन ऑफ मेडिसिन, और ये लिखी थी एविसेना ने, जो कि एक फेमस इस्लामिक फिजिशियन और फिलोसोफर थे। तो एक एग्जाम्पल से हम मेडिवल पीरियड को समझते हैं कि जैसे आपको दादी ने एक रेसिपी बताई और आपने उसे एक बुक में लिखा, और लेकिन बाद में उसे बाकी देशों तक पहुंचा दिया, यानी ट्रांसफर कर दिया नॉलेज को। तो ये था मेडिवल पीरियड। इसके बाद में जो आता है वो है रेनाइसेंस टू मॉडर्न पीरियड, जो कि 15 टू 18 सेंचुरी तक चला था। और इसके जो हाइलाइट्स है वो हम आगे देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोटेनिकल गार्डन्स, कि इस पीरियड के अंदर बोटेनिकल गार्डन्स का इस्टेब्लिशमेंट होना स्टार्ट हो गया था, और पब्लिकेशन ऑफ हर्बल बुक्स, यानी हर्बल बुक्स की पब्लिकेशन भी स्टार्ट हो गई थी। फिर जो नेक्स्ट आता है वो है स्टार्ट ऑफ सिस्टमेटिक प्लांट स्टडी, कि प्लांट्स की सिस्टमेटिक स्टडी स्टार्ट हो गई थी रीजंस के साथ में। और दिस पीरियड कन्वर्टेड ट्रेडिशनल नॉलेज टू साइंटिफिक स्टडी, और इस पीरियड के अंदर ही जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसे साइंटिफिक स्टडी के अंदर कन्वर्ट किया गया था। मतलब जो पहले नॉलेज थी ओरली, उसका कोई रीजंस नहीं पता थे, साइंटिफिक रीजन नहीं पता होते थे किसी को, तो वो साइंटिफिक स्टडी इसी एरा के अंदर स्टार्ट हुई, इसी पीरियड के अंदर स्टार्ट हुई। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो है 19th सेंचुरी डेवलपमेंट्स, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। तो इसके अंदर सबसे पहले फार्माकोग्नोसी टर्म दी गई थी इसी 19th सेंचुरी डेवलपमेंट्स के अंदर, और जो सबसे पहले जिन्होंने फार्माकोग्नोसी की टर्म दी थी वो थी 1811 के अंदर, जिन्होंने दी थी जॉन आदम स्मिथ, जिन्होंने सबसे पहले फार्माकोग्नोसी की टर्म दी थी। इसके बाद में एनोथियस सेडलर आए थे, जिन्होंने 1815 के अंदर फार्माकोग्नोसी की टर्म को सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन किया गया था, कि फार्माकोग्नोसी का नाम फार्माकोग्नोसी क्यों है, सिस्टमिक वे के अंदर इसको एक्सप्लेन किया था। इसके बाद में जो आता है नेक्स्ट वो है 20th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, मतलब 20th सेंचुरी के बाद में आगे क्या हुआ था। तो इसके अंदर जो मेजर एडवांसमेंट्स जो हुई थी वो है डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी इस एरा के अंदर हुई थी। इसकी जैसे कि पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये कुछ एंटीबायोटिक्स है जिनकी डिस्कवरी हुई थी इस एरा के अंदर। इसके बाद में आता है इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स, मतलब कुछ मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स का इंट्रोडक्शन हुआ इसके अंदर। मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स वो होती है जैसे पहले चीज़ों को पहचानते कैसे थे, उनका कलर, उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू, उन्हें सूंघ के स्मेल करके ऐसे ड्रग्स का पता लगाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स आई जिनसे कुछ टेस्ट होते थे, उनसे पता लगाया जाता था कि ड्रग सेफ है या नहीं है। इसके बाद में इसी एरा के अंदर WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट हुआ हर्बल ड्रग क्वालिटी के अंदर। इसके बाद में अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी, कि फार्माकोग्नोसी का प्रेजेंट स्टेटस क्या है। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि ये क्या होती है। तो इसके अंदर है कि फार्माकोग्नोसी इज नॉट ए सिंगल सब्जेक्ट, कि फार्माकोग्नोसी एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इट कंबाइंस, इसके अंदर बहुत से और भी सब्जेक्ट्स कंबाइंड है, इंक्लूडेड है, जो है बॉटनी, केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और मोलिकुलर बायोलॉजी। ये सारे सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के अंदर इंक्लूडेड है। तो फार्माकोग्नोसी के अंदर हम ये सभी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। इसके बाद में आते हैं कि मॉडर्न टूल्स यूज्ड, कौन से मॉडर्न टूल्स यूज में लिए जाते हैं। तो वो है कुछ टेबल फॉर्म के अंदर है कि एक तरफ टेक्निक है, एक तरफ यूज है। तो सबसे पहले आता है HPLC या HPTLC टेक्निक, जिसको हम क्वालिटी चेक करने के लिए और फिंगरप्रिंटिंग, मतलब ड्रग का पैटर्न बनाते हैं इस टेस्ट के अंदर, कि किस पैटर्न को फॉलो करती है ड्रग, तो उसमें यूज में ली जाती है ये।
इसके बाद में आती है जीसीएमएस यानी वोलेटाइल कंपाउंड्स। तो इस टेस्ट के अंदर हम वो पता करते हैं कि कौन से वोलेटाइल कंपाउंड्स है, मतलब ऐसे ऑयल्स या ऐसे कंपाउंड्स जो जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं या फिर जल्दी उड़ जाते हैं। एसेंशियल ऑयल्स भी हो सकते हैं इसके अंदर कुछ, तो उसका इसमें पता लगाने में यूज में लिया जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट टेक्निक आती है वो है एलसीएमएस, मतलब मोलिकुलर एनालिसिस। इसके अंदर ड्रग्स का, इस टेस्ट के अंदर ड्रग की पूरी स्ट्रक्चर बनाई जाती है, केमिकल स्ट्रक्चर, मोलिकुलर स्ट्रक्चर, और फिर एनालाइज किया जाता है कि कौन सा ड्रग है और किस टाइप का ड्रग है। इसके बाद में जो नेक्स्ट टेक्निक आती है वो है एनएमआर, मतलब स्ट्रक्चर एलुसिडेशन, एल्यूसिडेशन। तो इसके अंदर क्या होता है कि स्ट्रक्चर होती है जो भी ड्रग की, उसको स्टडी किया जाता है कि किस स्ट्रक्चर का ड्रग है, उसके अंदर इसी टेक्निक को यूज में लिया जाता है। और जो लास्ट टेक्निक आती है वो है डीएनए बारकोडिंग, मतलब ऑथेंटिकेशन। जो भी ड्रग्स होते हैं उनके अंदर कुछ आरएनए, प्रोटीन्स और बाकी केमिकल्स होते हैं, तो उनके ऑथेंटिसिटी चेक की जाती है कि ड्रग्स सेफ है या नहीं, किस स्पेसीज के ड्रग्स है। तो इस चीज़ों में इस टेक्निक को यूज में लिया जाता है। तो ये कुछ टेक्निक्स थी जो आप याद कर सकते हो, टेबल फॉर्म में है ताकि आपको याद करने में कोई भी परेशानी ना हो। और एक एग्जाम टिप है कि डीएनए बारकोडिंग को आप कैसे याद कर सकते हैं कि डीएनए बारकोडिंग के अंदर आइडेंटिटी प्रूफ होता है कि कौन सी स्पीसीज का ड्रग है ये। तो इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो है रोल इन ड्रग डिस्कवरी, कि ड्रग डिस्कवरी के अंदर फार्माकोग्नोसी का क्या रोल है। तो एक तरफ है ड्रग सोर्स और एक तरफ है यूज। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टैक्सोल यानी पेक्लेटेक्सेल जिसे हम बोलते हैं। इसका सोर्स है टैक्सस ब्रेविफोलिया, और इसका यूज होता है एंटी कैंसर, मतलब कैंसर के ट्रीटमेंट में इसको यूज में लिया जाता है। और नेक्स्ट जो ड्रग आती है वो है आर्टिमिसिनिन, जिसका सोर्स है आर्टिमिसिया एनुआ, और ये एंटी मलेरियल होती है, मतलब मलेरिया के ट्रीटमेंट में इस ड्रग को यूज में लिया जाता है। इसके बाद में आता है ग्लोबल एक्सेप्टेंस। ग्लोबल एक्सेप्टेंस के अंदर जो हर्बल सिस्टम्स वर्ल्ड वाइड यूज होते हैं वो हम पढ़ते हैं इसके अंदर, जैसे आयुर्वेदा हो गया, सिद्धा, यूनानी, टीसीएम यानी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन हो गए, मॉडर्न फाइटो फार्मास्यूटिकल्स हो गए, और जो डब्ल्यू है सपोर्ट करता है हर्बल मेडिसिन को, ये भी हम इसी के अंदर पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो आता है वो है हमारे पास रेगुलेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो इसके अंदर डब्ल्यू की गाइडलाइंस दी जाती है ड्रग्स के रेगुलेशन और क्वालिटी कंट्रोल के लिए। तो इसके अंदर फार्माकोपियाज इंक्लूडेड है, जो अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग फार्माकोपियाज हैं। जैसे इंडिया के अंदर इंडियन फार्माकोपिया बोलते हैं, फिर जो दूसरे देशों के अंदर है जैसे कि ब्रिटिश फार्माकोपिया आ गया, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया आ गया। तो ये कुछ फार्माकोपियाज के नाम है जो कि इंश्योर करते हैं सेफ्टी, प्योरिटी एंड एफिकेसी, जो कि ड्रग्स की सेफ्टी को इंश्योर करते हैं, उनकी प्योरिटी चेक करते हैं और एफिकेसी चेक करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल रोल, मतलब फार्माकोग्नोसी का इंडस्ट्रियल रोल क्या है। तो इसके अंदर जो यूज में लिए जाते हैं वो है हर्बल ड्रग इंडस्ट्री के अंदर यूज में लिया जाता है इसको, न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर यूज में लिया जाता है इसको, कॉस्मेटिक्स और फूड सप्लीमेंट्स में भी इसको काफी यूज में लिया जाता है। अब जैसे फार्माकोग्नोसी है बैकबोन ऑफ हर्बल इंडस्ट्री, तो फार्माकोग्नोसी को हर्बल इंडस्ट्री की बैकबोन भी माना जाता है। और नेक्स्ट जो टॉपिक आता नेक्स्ट नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है करंट रिसर्च ट्रेंड्स, मतलब करंट रिसर्च ट्रेंड्स क्या क्या है इसके अंदर। जैसे एथेनोफार्माकोलॉजी है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन जो एथेनिक ग्रुप के द्वारा यूज में ली जाती है उनकी स्टडी करते हैं। मरीन फार्माकोग्नोसी है जिसके अंदर हम क्रूड ड्रग्स जो मरीन सोर्सेज यानी समुद्री जो पानी हो गया, पानी के सोर्सेज से जैसे रिवर्स हो गए, इनसे जो क्रूड ड्रग्स मिलती है उनकी स्टडी इसके अंदर करी जाती है मरीन फार्माकोग्नोसी के अंदर। नेक्स्ट जो आता है वो है प्लांट टिश्यू कल्चर। इसके अंदर इनविट्रो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट सेल्स और टिश्यूज, मतलब प्लांट सेल्स और टिश्यूज को लैब के अंदर कैसे ग्रो करवाया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, वो हम प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग, मतलब जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज टू एनहेंस ड्रग प्रोडक्शन। मतलब जो प्लांट्स होते हैं जिनसे हमें ड्रग्स मिलती है उनके अंदर कुछ प्रोसेस फॉलो होता है, केमिकल्स बनते हैं, तो उन्हें मॉडिफाई करके ताकि ड्रग्स का फास्ट प्रोडक्शन हो सके, उन्हें मॉडिफाई किया जाता है उन पाथवेज को, ताकि जो केमिकल्स है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो और हमें ज़्यादा ड्रग्स मिल सके। तो ड्रग इन्हेंसमेंट के अंदर, प्रोडक्शन के इन्हेंसमेंट के अंदर मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग को यूज में लिया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मतलब एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटेशनल टूल्स इन बायोलॉजिकल डेटा एनालिसिस। मतलब पहले जो, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पहले ड्रग्स को सिर्फ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे
आइडेंटिफाई किया जाता था। लेकिन बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर होता है कि कुछ एप्लीकेशंस होती है जो कंप्यूटर्स के द्वारा चेक की जाती है कि कौन से ड्रग है, उनका एनालिसिस बहुत से टेस्ट के थ्रू किया जाता है ताकि उनकी प्योरिटी भी पता रहे हमें, वो सेफ है या नहीं ये भी हम पता कर पाए। तो यह था हमारा आज का चैप्टर 1 का पार्ट फर्स्ट, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको वो डाउट क्लियर हो पाए। तो अगर आपको कोई भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स चाहिए हो तो आप हमारा कटारा फार्मेसी का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यही था आज का वीडियो। थैंक यू।